Hello, everyone. Good morning, and let's start the lecture. Hopefully, you are able to see the screen and hear the sound properly. और आज के लेक्चर में हम लोग वेब को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद टाइम बचेगा तो हीट को स्टार्ट करने वाले हैं. सो वेव का कुछ पोर्शन बचा हुआ था, पर्टिकुलरली वेव फ्रंट. उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे. कोई कंसर्न डाउट हो तो आप बोल सकते हो. यस सर थोड़े सिंगिंग में डाउट्स है तो पोस्ट करें तो आप आंसर दोगे. हाँ, पोस्ट कर दो. जो अभी करंट टॉपिक से चल रहा होगा तो उसको मैं बता दूंगा. अदरवाइज वो क्लास के लास्ट में बता दूंगा. और मैं भी आपके क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था, सो दैट आप थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे. लास्ट क्लास में आपने क्विंग स्ट्रिप के बारे में पढ़ा था, क्विंट स्ट्रिप के बारे में पढ़ा था, और भी स्टोरी पढ़ी थी, तो उसी से रिलेटेड है. मैं प्रॉपर लिख देता हूँ क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज कि इन क्विंग स्ट्रिप एक्सपेरिमेंट a detector detects. ध्यान से आपको समझना है, लिखना है, फिर उसको यूज करना. जो लास्ट क्लास से आपने लर्न किया था थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आंसर दे सकते हो. सो क्विंग्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, उस पर डिटेक्टर होता है. कहाँ पर डिटेक्टर होता है? नीचे आपने देखा था एक डिटेक्टर होता है, ऊपर सेप्टोनिक फोक लगाते हैं. डिटेक्टर बताता है कितना इंटेंसिटी जा रहा है. अ डिटेक्टर डिटेक्ट्स मिनिमम इंटेंसिटी. सो दोनों डिस्क को इस तरह से रखा गया है कि जो इनिशियली डिटेक्शन आ रहा है वो मिनिमम इंटेंसिटी का रहा है. इसके बाद ये बोलता है कि नाउ वन ऑफ द ट्यूब्स is displaced by 5 सेंटीमीटर. तो अब एक को 5 से, जिसको एक्स एज्यूम किया था, उस अमाउंट से यानी 5 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस करते हो. क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं. ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट द डिटेक्टर डिटेक्ट्स maximum intensity 10 times. so डिटेक्टर कंटिन्यूसली डिटेक्ट कर रहा है और इस प्रोसेस में 10 टाइम्स वो मैक्सिमम इंटेंसिटी को डिटेक्ट करता है. और देन फाइनली डिटेक्ट्स अ मिनिमम इंटेंसिटी. और ये मिनिमम इंटेंसिटी फाइनली मतलब जब 5 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाता है, when displacement is complete. आपसे पूछेगा कि स्पीड ऑफ साउंड बताइए. स्पीड भी पूछ सकते हैं हम लोग. वेवलेंथ पहले पता कर लेते क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं दी है. सो द वेवलेंथ ऑफ साउंड विल बी the wavelength of sound will be or is कोशिश कीजिए कॉपी करने के बाद. आपके नोट्स होंगे तो आप लास्ट क्लास का जो क्विंग्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट है उसको भी आप सामने रख सकते हैं. मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ सो दैट कि आप उन्हीं ऑप्शन में से आंसर सर्च करें. 10 by 9 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 by 2 सेंटीमीटर, 5 by 9 सेंटीमीटर.
सभी लोग ट्राई करें और अपने आंसर के साथ बताएं। बी ऑप्शन बताया जा रहा है। सर यस। सर जो फाइनल मिनिमम इंटेंसिटी है वो फर्स्ट वाले के तुरंत बाद है क्या मिनिमम? फाइनल वाला मिनिमम इंटेंसिटी, इनिशियली मिनिमम इंटेंसिटी था, फाइनल मिनिमम इंटेंसिटी है, और इन बिटवीन कितने मैक्सिमम इंटेंसिटीज हुए उसके बारे में बताया गया। सर पर मैक्सिमम के बीच में मिनिमम नहीं है क्या? जी, मैक्सिमम के बीच में मिनिमम नहीं आए क्या? सिर्फ मैक्सिमम ये इंटरफेरेंस जब होता है ना, तो आप लोगों ने देखा कि इंटरफेरेंस के केस में वो सीक्वेंस वाइज आते हैं अल्टरनेटिवली। अगर एक मैक्सिमा आया है तो फिर एक मिनिमा आएगा, फिर एक मैक्सिमा आएगा, एक फिर मिनिमा आएगा। तो इस तरह से स्टोरी बता रहा है कि पहले मिनिमा मिला है, फिर 10 मैक्सिमम बीच में आए हैं, उसके बाद फिर से एक मिनिमम मिला हुआ। सो बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कितनी बार आपको मिनिमम मिले हुए हैं, कितनी बार मैक्सिमम मिले हुए हैं, सो दैट यू कैन काउंट दी वेव, कितना टोटल वेवलेंथ्स आ रहे हैं, और फिर उसको लिंक कर देना है जो 5 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया गया उससे, और फिर अपना आंसर आ जाएगा। बी और सी ऑप्शंस बताए गए। ओके, तो मैं अब सॉल्व करता हूँ। अब देख लीजिए कि आपने जो किया है उस पर कितना करेक्शन की जरूरत है और वेदर इट वाज करेक्ट। सो लास्ट क्लास में जब आपने देखा था कि इसका एक्सपेरिमेंट को ड्रॉ किया था, कुछ ऐसा था रफली, क्विक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पर ये ट्यूब है, इस ट्यूब पर अपने यहाँ पर इनपुट देने के लिए था और यहाँ पर आउटपुट मिल रहा था। मीनिंग इज कि यहाँ से आप वेव को जनरेट कर रहे थे बाय यूजिंग अ ट्यूनिंग फोक, और यहाँ पर डिटेक्टर लगा लिया था, तो वो डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा था कि कितना इंटेंसिटी है। सो डिटेक्टर इज एट दिस पॉइंट, वो डिटेक्ट करता है। इनिशियली आपने एक ट्यूब को ऐसा लगा के रखा था, और वो जो हम लोगों ने सेटअप बनाया था उस पर दोनों को बराबर बराबर रखा हुआ था, सो दैट कि हमारा इंटेंशन अगर उस समय मैक्सिमा कैलकुलेट करने का था और मैक्सिमा बनाने का था। सो वो हम लोग इसको अलग अलग ओरिएंटेशन पे या अलग अलग सेपरेशन पे रख सकते हैं, तो मैक्सिमा मिनिमा जो भी है डिटेक्टर हमको दे सकता है, डिपेंड अपॉन की पाथ डिफरेंस किया जा रहा है। आइडिया क्या होता है, यहाँ से साउंड वेव एंटर करता है, दो पाथ को फॉलो करता है, और एक यहाँ से आएगा, दूसरा इस वाले पाथ से आएगा, दोनों यहाँ पे सुपरपोज करेंगे। सुपरपोज करेंगे तो सुपरपोजिशन का वही रोल है जो हम लोग जानते हैं, इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेरेंस से यहाँ का जो इंटेंसिटी है वो बदलेगा। सो इंटेंसिटी कुछ इस तरह से जाएगा, सेम सोर्स से आ रहा है तो आइडेंटिकल एम्पलीट्यूड्स के होंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ये आपको समझ में आया मैंने क्यों लिखा? क्योंकि इधर से इंटेंसिटी I0 आ रहा है, इधर से इंटेंसिटी I0 आ रहा है, दोनों I0 क्यों होंगे? क्योंकि सेम ही सोर्स से निकल रहा है, तो सेम एम्पलीट्यूड रहा होगा, तो सेम इंटेंसिटी रहे होंगे, तो सेम इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। पॉइंट इज कि फाई की वजह से इंटेंसिटी डिटेक्टर अलग अलग डिटेक्ट करेगा। कुछ ऐसे फाइज होंगे जब इंटेंसिटी 0 हो जाएगी यानी कि मिनिमा मिलेगा, कुछ ऐसे होंगे जब इंटेंसिटी 4I0 होगा तो मैक्सिमम मिलेगा। मिनिमाज मैक्सिमाज अल्टरनेटिवली मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन फाई। अच्छा, ये जो फेज डिफरेंस होता है वो पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता है। फिर हम लोगों ने देखा था पाथ डिफरेंस कितना आएगा, अगर आप फ्यूचर में इसको एक्स अमाउंट से इधर ले जाते हो, एक ट्यूब को जो मूवेबल है, सो अगर एक्स अमाउंट से ले जाते हो तो पाथ डिफरेंस आपको 2x मिलता है, और फिर यहाँ से आप चाहो तो फेज डिफरेंस निकालो। पाथ डिफरेंस अपने को ये पता चला कि ट्यूब को माइग्रेट कराने से इतना पाथ डिफरेंस आएगा, और डिस्प्लेस कितना किया आपने, 5 सेंटीमीटर, जहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर, ये आप लगा सकते थे। अब इसने क्या कहा है कि पहले मिनिमम मिल रहा था, ठीक है, तो पहले कैसा अरेंजमेंट रहा होगा सो दैट कि पाथ डिफरेंस इसका मिनिमा को ओरिएंट कर रहा होगा। देन आफ्टर आप अगले मिनिमा तक जाते हैं, तो इसको चाहो तो आप इस तरह से ड्रॉ कर लो, क्योंकि मिनिमा मैक्सिमा अल्टरनेटिवली होते हैं।
सो अगर ये मिनिमा मिला है पहला आपका, और उसके बाद अगर आप नेक्स्ट मिनिमा तक इसको मूव कराना चाहते हैं, एक मिनिमा से दूसरे मिनिमा तक ले जाने के लिए आपको कितने वेवलेंथ का शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वेवलेंथ के टर्म में हम लोग जानते हैं कि एक मिनिमा से एक मिनिमा या हो जाना हो, या फिर एक मैक्सिमा से नेक्स्ट मैक्सिमा जाना हो, तो उसके लिए अपने को कितना वेवलेंथ चाहिए होता है, लेमडा का वेवलेंथ चाहिए होता है। और उसके बीच में आपको क्या मिलेगा, एक मैक्स मिला होगा। So minima, maxima, and this is the first maxima that you are able to identify. फिर इसके बाद में आपको एक नेक्स्ट मैक्सिमा मिलेगा, फिर मिनिमा मिलेगा। ये स्टोरी कैरी होती है। लास्ट में आपको एक मिनिमा मिलता है, उससे पहले आपको 10th मैक्सिमा मिला होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने जा रहे हैं, 10। हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट का बेसिक वर्जन दिखाया था उसमें बोला था कि एक मैक्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दैट मींस एक मैक्सिमा से अगले मैक्सिमा तक जाना था। उस केस के लिए सॉल्व किया था, तो मैक्सिमा से मैक्सिमा के लिए वेवलेंथ पाथ डिफरेंस कितना करस्पॉन्डिंग लिया था, लेमडा। लेकिन यहाँ पर सिंस नंबर ऑफ मैक्सिमास ज्यादा आ रहे हैं, मिनिमास भी आ रहे हैं, तो अपने को काउंट करना होगा कि कितना वेवलेंथ इन्वॉल्व हो जाएगा। सो आप काउंट कर सकते हो कि ये मिनिमा से मिनिमा के, या फिर इस मिनिमा से इस मिनिमा के बीच का पाथ डिफरेंस करस्पॉन्डिंग टू लेमडा होगा, यहाँ से यहाँ का पाथ डिफरेंस करस्पॉन्डिंग टू लेमडा होगा, और इस तरह से चलता रहेगा। तो वन मैक्सिमा के साथ वन आ रहा है, दूसरे के साथ दूसरा आ रहा है, तो 10th के साथ 10th आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो पाथ डिफरेंस का रिक्वायरमेंट आएगा अपने को इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को फुलफिल करने के लिए, सो दिस पाथ डिफरेंस रिक्वायरमेंट मस्ट बी इक्वल टू 10 टाइम्स लेमडा। सो पाथ डिफरेंस का रिक्वायरमेंट हमारा 10 लेमडा आ रहा है, सो दैट ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी कि मिनिमा से फाइनली मिनिमा मिलेगा और बीच में 10th मैक्सिमम 10 मैक्सिमास मिल जाएंगे। तो ये जो कोरिलेशन है मैक्सिमास की लोकेशन और मिनिमास की लोकेशन का विद द पाथ डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है इंटरफेरेंस को लेकर के, और उसको आप यूज कर सकते हो। देन आफ्टर क्या करना था, डेल्टा एक्स आपको यहाँ से पता चल गया, डेल्टा एक्स यहाँ से पता चल गया, दोनों डेल्टा एक्स को इक्वेट करा लो। So you will get like 10 lambda is equal to 2x, which was 2 into x, x was 5 centimeter, तो ये सेंटीमीटर में जाएगा। So lambda is coming as 10 divided by 10 centimeter, which is basically 1 centimeter. So किस तरह से एक्सप्लेन किया गया वो समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है rather than आंसर। और अगर आपको लॉजिक समझ में आ रहा है तो फिर आंसर आप कभी भी निकाल सकते हो। नोट कर लीजिए, और कुछ क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर यस सर बट नॉर्मली तो हम दो किसी भी सक्सेसिव मिनिमास या सक्सेसिव मैक्सिमास के बीच का डिस्टेंस तो लैम्डा बाय 2 पकड़ते थे ना। सक्सेसिव मिनिमास और सक्सेसिव मैक्सिमास के बीच का लेंथ, देखो यहाँ पर दो चीजें अलग है। लैम्डा बाय 2 कर देते ना। यहाँ पर स्टोरी अलग है। ये जो है वो सक्सेसिव मिनिमास के बीच का सेपरेशन नहीं बता रहा हूँ मैं। ये सक्सेसिव मिनिमास को अचीव करने के लिए करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस कितना है। हाँ, इस फिगर को आपको केयरफुली रीड करना है। सक्सेसिव मैक्सिमास या फिर सक्सेसिव मिनिमास को अचीव करने के लिए करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस कितना लेके आना है। सो दिस लेमडा जो हम लोग लिख रहे हैं ये पाथ डिफरेंस है, क्योंकि अपने को यहाँ पे नीड किसकी थी, पाथ डिफरेंस की नीड थी। So corresponding path difference for going from one minima to ये successive next minima, it has to be this, क्योंकि आपको पता है, आपको ऐसे समझ याद रख सकते हो कि डेल्टा एक्स मैक्सिमा के लिए देख लो n लेमडा होता है। सो अगर हमने n को 1 लिया तो डेल्टा पाथ डिफरेंस कितना आएगा, लेमडा आएगा। फिर नेक्स्ट जाएगा तो कौन सा जाएगा, 2 लेमडा जाएगा। तो पहला आएगा आपका 0, देन लेमडा, देन 2 लेमडा, देन 3 लेमडा। सो आप देखोगे एक मैक्सिमा और दूसरे मैक्सिमा के बीच का जो पाथ डिफरेंस आता है वो लेमडा आता है। तो लेमडा के हर लेमडा के गैप के बाद मैक्सिमा मिलता है। सिमिलरली मिनिमा का भी एक फॉर्मूला आपके पास रहा होगा, 2n+1 लेमडा बाई 2 और समथिंग लाइक। इस पर भी n की अलग अलग वैल्यूज को रखो और चेक करो कि जो वैल्यूज मिलेंगी
वो कुछ ऐसे मिलेंगे आपको, λ/2, देन 3 λ/2, देन 5 λ/2। इसका मतलब एक मिनिमा और दूसरे मिनिमा के बीच का जो गैप आने वाला है वो इन दोनों का डिफरेंस से आपको पता चलेगा। उसके लिए करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस रिक्वायर्ड जो है वो λ होता है। सो यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ किया है वो मिनिमम और मिनिमम के बीच का गैप नहीं है, रादर वो एक मिनिमा से सक्सेस से दूसरे मिनिमा तक पहुंचने के लिए कितना पाथ डिफरेंस का रिक्वायरमेंट है वो बता रहा है। ओके समझ में आ गया होगा, सिंपल है। अदरवाइज एक बार आप और उसको देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो इस तरह एग्जाम में अगर क्वेश्चन देगा ना तो इस तरह से लैंग्वेज बोलेगा कि कितने मिनिमम मिल रहे हैं, कितने मैक्सिमम मिल रहे हैं। तो आप इस पॉइंट को इस तरह का ग्राफ बना सकते हो, पिक्चर बना सकते हो और रिकॉल कर सकते हो कि मिनिमा से नेक्स्ट मिनिमा तक जाने के लिए आपको लेमडा का पाथ डिफरेंस चाहिए होता है, मैक्सिमा से नेक्स्ट मैक्सिमा तक जाने के लिए लेमडा का पाथ डिफरेंस चाहिए होता है। तो इस लैंग्वेज से डायरेक्टली आप पाथ डिफरेंस तक पहुंच जाओगे। एक बार आप पाथ डिफरेंस पहुंच गए, बाकी दूसरा तरीका हमारे पास है पाथ डिफरेंस निकालने का, दोनों को इक्वेट करा देंगे, क्विकली आपको आंसर मिल जाएगा। वेव फ्रंट्स को हम लोग वेव ऑप्टिक्स में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। उस पर चेक करेंगे कि किस तरह से ये इसके और भी फंक्शंस होते हैं। अभी जो अपने लिए क्वेश्चंस बनते हैं और इसका जो बेसिक आइडिया है वो मैं आपको दे देता हूँ। वेव फ्रंट्स को एक्सप्लेन करने से पहले या फिर उसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन रिकॉल कराता हूँ। जो आप जानते हो, सपोज कर लीजिए किसी कंपाउंड में या फिर किसी रिजर्वायर में जहाँ पर काम वाटर है, आपने एक स्टोन को थ्रो किया। तो अगर आपने काम वाटर पे स्टोन को थ्रो किया तो उसके बाद आप रिपल्स देखते हो और रिपल्स को ऑब्जर्व करते हैं। वो रिपल्स कुछ आपको ऐसे नजर आते हैं, एक ये सर्कल नजर आएगा, फिर ये ऐसा सर्कल नजर आएगा, फिर ऐसा सर्कल नजर आएगा, और इस तरह से बहुत सारे सर्कल्स नजर आते हैं। और आपको ऐसा अपीयर होता है कि जहां पर आपने स्टोन को थ्रो किया था वहां से सर्कल्स जनरेट होते हैं, एंड ओवर द टाइम वो सर्कल्स मूव कर रहे होते हैं, यानी वो एक्सपैंड कर रहे होते हैं। So these circles are expanding in all directions, symmetrically. So ये जो लास्ट में सर्कल मैंने बनाया वो किसी समय बिल्कुल छोटा सा सर्कल रहा होगा, धीरे धीरे उसकी रेडियाई बढ़ती जा रही है। इन्हीं को वेव फ्रंट कहते हैं। लेकिन इसको टेक्निकली कैसे डिफाइन करेंगे वो मैं बताता हूँ। इसका मतलब है ये जो वेव है, वेव को हम लोग ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि वेव इन सर्कल्स के फॉर्म में बढ़ रहा है, या जो डिस्टर्बेंस है that is in the form of circle, and these circles are growing in radius and reaching to the new locations. सिंस ये रिजर्वायर या वाटर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो वाटर का ये जो सरफेस है ये 2D है, तो 2D में आपको ये सर्कल नजर आते हैं। अगर कोई पर्सन बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, राइट, तो अगर कोई पर्सन एक पॉइंट सोर्स है यहाँ से बोल रहा है, 3 डायमेंशन में उसके पास वेव को डिस्टर्बेंस को जाने का 3 डायमेंशन में ऑप्शन अवेलेबल है, तो उस समय आप पाओगे कि यहाँ से अगर ये सोर्स है, सोर्स ऑफ साउंड है, तो यहाँ से डिस्टर्बेंस, पहला डिस्टर्बेंस ऐसे जाएगा, दूसरा फिर वो थोड़े टाइम के बाद ऐसा हो जाएगा, नेक्स्ट ऐसा हो जाएगा, नेक्स्ट ऐसा हो जाएगा, वो भी इसी तरीके से आगे बढ़ता है। लेकिन ये जो बन रहे होंगे 3 डायमेंशन केस में, ये सर्कल्स नहीं होंगे, रादर ये क्या होंगे, स्फीयर्स होंगे। थ्री डी में तो जब कोई पॉइंट सोर्स से साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे साउंड का एग्जांपल है, या फिर लाइट का बल्ब लगा हुआ है, तो बल्ब से जो लाइट निकलती है, तो पहले लाइट जो जैसे आपने ऑन किया तो पहले वो एक आर रेडियस के स्फीयर को इल्यूमिनेट करती है, फिर उसके बाद वो एक्सपेंड करती है, फिर उसकी रेडियस बड़ी होती है तो थोड़े और स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, देन आफ्टर किसी और स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, फिर वो बढ़ता चला जाता है, जो इनिशियली जनरेट हुआ था लाइट। फिर इसके बाद ये जो लाइट का जनरेशन है वो कंटिन्यूअस रहता है। जब पहला जनरेटेड वाला पोर्शन आगे बढ़ रहा होता है तो अंदर से और भी स्फीयर्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इट्स लाइक कि कंटिन्यूअसली स्फीयर्स क्रिएट हो रहे हैं और वो स्पेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। सिमेट्रिकली तभी डिस्ट्रीब्यूट होंगे जब आपका मीडियम यूनिफॉर्म रहा होगा। यूनिफॉर्म मीडियम में वो सिमेट्रिकली सभी डायरेक्शन में जाते हैं। तभी तभी यही एक रीजन है कि आप जब बल्ब को ऑन करते हो तो सभी डायरेक्शन में आपको लाइट नजर आती है। अगर कोई शैडो नहीं है तो सभी डायरेक्शन में आपको लाइट नजर आती है, बिकॉज इट गोज एवरीवेयर इन फॉर्म ऑफ स्फीयर्स।
एग्जैक्टली सिमिलर फैशन में जब आप बोलते हो तो जो भी आपने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, दैट डिस्टरबेंस मूव्स इन फॉर्म ऑफ स्फीयर्स, और वो स्फीयर एक्सपैंडिंग स्फीयर्स के फॉर्म में बढ़ता चला जाता है. सो अगर आर रेडियस पे, जैसे सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर सोर्स ऑफ साउंड है, इसने साउंड को प्रोड्यूस किया, तो जो साउंड इस पॉइंट पर पहुंचेगा ए पॉइंट पर, जिस इंस्टेंट पर, वही साउंड उतने ही डिस्टेंस पर दूसरी बी पॉइंट पर भी पहुंचने वाला है. वही द सेम साउंड सी पॉइंट पर पहुंचने वाला है. दैट मीन्स ये सभी एक ही रेडियस के पार्ट है. So point is it moves in all the directions and they move in particular form of the geometrical structures, like यहाँ पर circles, like यहाँ पर spheres, कई बार cylindricals, कई बार planar. तो ये जो surface होते हैं ना, इन्हीं surface को हम लोग wave front कहते हैं. So wave fronts are the surface जो इस तरह से चल रहे होते हैं. अब इसको टेक्निकली लिखना है तो हम ये समझ लेते हैं कि ये जो सर्कल्स या स्फीयर है ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं. तो उसके लिए बेस्ट एग्जांपल होगा ये जो वाटर वेव वाला था. वाटर वेव में जो मैंने सर्कल्स बनाया है, कैन यू थिंक ऑफ ये सर्कल्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? क्या ये सर्कल्स उन कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को इंडिकेट कर रहे हैं जो सेम रेडियस पर है? जैसे कि अगर मैं इसको पकड़ता हूँ जिसको मैंने ब्लैक किया हुआ है, so this circle is indicating collection of particles which are at the same radius, basically circle. लेकिन इन पार्टिकल्स की एक और क्वालिटेटिव कंडीशन है जो कॉमन है. ये सारे के सारे पार्टिकल्स सेम फेज पे लाई कर रहे हैं, सेम फेज पे लाई कर रहे हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम फेज? दैट मीन्स ये सारे के सारे पार्टिकल एक साथ हॉरिजॉन्टल लेवल पे होंगे, सारे के सारे पार्टिकल एक साथ टॉप मोस्ट लेवल पे जाएंगे, सारे के सारे पार्टिकल एक साथ बॉटम लेवल पर जाएंगे. सो इनका जो मूवमेंट है कुछ इस तरह से है, दे हैव द सेम वेलोसिटी, they are in the same phase. That means they are simultaneously at the horizontal level or level of the water, simultaneously at the highest level of the water surface और bottom पर एक साथ चलते हैं. Similarly दूसरा वाला अगर आप सर्कल देखोगे, वो भी पार्टिकल एक साथ आइदर एक्सट्रीमम पर होते हैं या मिनिमम पर होते हैं या समवेयर इन बिटवीन होते हैं. सो ऐसे कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स से जो ज्योमेट्री बनती है उसको हम वेव फ्रंट कहते हैं. अब इस वेव फ्रंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं लैंग्वेज वाइज. सो वी कैन से वेव फ्रंट्स आर सरफेस और कर्व्स. सो यहाँ लिख लेते हैं, दे आर सरफेस. 3 डायमेंशन में हम लोग जनरली सरफेस की बात करेंगे. कर्व का मतलब हुआ ये 2 डायमेंशन के इसका. सो दे आर सरफेसेस और कर्व्स दैट हैव all the particles in them in same phase. So wave fronts are basically collection of particles which are in the same phase. तो अगर सेम फेज वाले पार्टिकल्स को एक साथ आप वॉच करते हो, कलेक्ट करके देखते हो, तो उनको हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं. हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो वेव फ्रंट्स हैं, अब ऐसा बोल सकते हो कि जो वेव है वो वेव फ्रंट्स के फॉर्म में प्रोपगेट करता है. तो वेव को हम वेव फ्रंट के फॉर्म में भी विजुलाइज कर सकते हैं. सो वी कैन राइट इट एज लाइक अ वेव कैन बी thought as propagation of wave fronts. वेव फ्रंट्स के और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे. पर्टिकुलरली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वेव वेलोसिटी होती है किसी भी लोकेशन पर, वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है, उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होती है. सो वेव velocity is perpendicular to the wave front at any location. अगेन अगर ये एक रिपल लेते हैं या फिर एक स्फीयर लेते हैं किसी पॉइंट सोर्स की वजह से, सो वेव इस तरह से चल रहा होता है.
सो दिस इज द वेव वेलोसिटी। और ये किसी पॉइंट पर आप देखोगे तो वो रेडियली डायरेक्शन में, और उस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसके परपेंडिकुलर है। सो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर वेलोसिटी होता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट होता है। सो दोनों पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इससे एक फायदा होगा कि अगर हमको वेलोसिटीज की डायरेक्शंस पता होंगी तो हम वेव फ्रंट बता सकते हैं, अगर वेव फ्रंट के पता होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बता सकते हैं। जैसे कि इसी चीज को हम लोग ऐसे विजुलाइज कर सकते थे कि अगर ये साउंड का सोर्स है और हम बोलेंगे कि साउंड इस डायरेक्शन में जाता है, साउंड इस डायरेक्शन में जाता है, साउंड इस डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि हमको पता है वो सभी डायरेक्शन में जा रहा होता है। सो ये जो मैं डायरेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ ये वेलोसिटीज की ड्रॉ कर रहा हूँ। तो कभी अगर आपको वेलोसिटीज की डायरेक्शन पता हो और वेव फ्रंट क्रिएट करना हो तो हम वेव फ्रंट को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, मैं वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारी वेलोसिटीज की डायरेक्शन है। फिर आप वो देखोगे किसी भी वेलोसिटी को पकड़ोगे उसके परपेंडिकुलर एक टेंजेंट को ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, वो वेव फ्रंट की टेंजेंट बन जाएगा। फिर नेक्स्ट पे परपेंडिकुलर को ड्रॉ करोगे, नेक्स्ट पे परपेंडिकुलर को ड्रॉ करोगे, नेक्स्ट पे ड्रॉ करोगे, नेक्स्ट पे ड्रॉ करोगे, सभी पर परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दोगे। तो अगर और बहुत सारी वेव डायरेक्शंस आपको पता है, उनको आपस में ज्वाइन करके आप क्रिएट कर सकते हो कि वेव फ्रंट कैसा है। So you can create the wave front out of the direction, or from the wave front you can find the direction of velocity. तो कई बार ऐसा क्वेश्चन देगा, वेव फ्रंट दे देगा और बोलेगा वेलोसिटी की डायरेक्शन बताइए, या फिर वेलोसिटीज दे देगा, तो वहां से हम वेव फ्रंट की डायरेक्शन, वेव फ्रंट का शेप बता सकते हैं कैसा दिखने वाला है। तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट दिखने वाला है वो अगर 2 डायमेंशनल है तो सर्कुलर होगा, 3 डायमेंशनल है तो स्फेरिकल हो जाएगा। तो एक बेसिक आइडिया है अबाउट वेव फ्रंट्स। यस। So perpendicular can go into the plane also. परपेंडिकुलर दोनों डायरेक्शन में होगा, और फिर आपको सोर्स पता होगा तो हम ये जो वेव्स होती है वो सोर्स से अवे जाती हैं, तो अकॉर्डिंगली हम इस तरह से बना सकते हैं। यस, परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर में दोनों डायरेक्शन फीजिबल है, फिर आप सोर्स को देख करके उसके प्रोपोगेशन को देख करके आप बता सकते हो कौन सा डायरेक्शन है, इनसाइड या आउटसाइड है। सो सोर्स इज एट दिस, सो इट्स गोइंग टू बी आउटसाइड। यहाँ पर भी सोर्स है तो आउटसाइड दिखाया गया। अब जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कैसे कैसे बन सकते हैं, या टाइप ऑफ वेव फ्रंट के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। सो टाइप ऑफ वेव फ्रंट या टाइप ऑफ वेव सोर्स, सोर्स पर वेव फ्रंट डिपेंड करता है कि आपका सोर्स कैसा है। तो जिस तरह से सोर्स होगा उसी तरह से आपका वेव फ्रंट भी क्रिएट होने वाला है। जैसे कि पॉपुलरली ये सोर्स आपको मिलते हैं पॉइंट सोर्स। हम लोग 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो अगर अपने पास पॉइंट सोर्स है, सो जैसे कि एक लाइट का बल्ब हो, या फिर एक लाउड स्पीकर हो, या फिर आप जो बोलते हैं वो पॉइंट हो, तो ये सारे पॉइंट्स जहाँ से वेव जनरेट हो रही थी उनको पॉइंट सोर्स कहते हैं 3D में। अगर ये पॉइंट सोर्स है तो इससे वेव फ्रंट्स कैसे निकलने वाले हैं, अभी मैंने इसी को एक्सप्लेन किया। इट विल बी स्फीयर, देन अनदर स्फीयर जो पहले निकला होगा, ये स्फीयर जो उससे पहले निकला होगा, और ये स्फीयर जो उससे पहले निकला होगा। तो बढ़ते हुए रेडियस के स्फीयर बनते चले जाते हैं। सो इसको बोलते हैं दे आर स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते हैं, और इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कैसी होगी, ये रेडियली आउटवर्ड जा रहा होगा। नाउ इस पर जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इस बात पे रहते हैं कि लाइक इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है, और एम्पलीट्यूड कैसे चेंज करता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। अब आप देखोगे कि ये जो वेव फ्रंट्स है बेसिकली एनर्जी है, और ये एनर्जी मूव कर रही है। और लेट्स से कि सोर्स का पावर अपने को दिया गया, सोर्स जो है वो पर्टिकुलर पावर का है। जैसे बल्ब जब परचेज करने जाते हो तो इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए उसमें लिखा होता है कि दिस इज 10 वैट, तो उसकी पावर जो होती है वो फिक्स होती है। तो लेट P is power of the wave source. Wave source can be sound source, can be light source or other thing. और P हमारे लिए कैसा है, कांस्टेंट है। तो अगर P कांस्टेंट है, किसी भी R रेडियस पर आप जाते हो, इस R रेडियस पर, और R रेडियस पर आप जानना चाहते हो कि कितना इंटेंसिटी है, सो इंटेंसिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज पावर पर यूनिट एरिया। एरिया कौन सा, उस एरिया जिससे ये पावर जा रही है। तो यहाँ से जो पावर निकली है वो सभी डायरेक्शन में जाएगी, तो स्फेरिकल एरिया से जा रही होगी। जब हम इस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं तो ये जो स्फीयर है
इस इंस्टेंट पर जो पावर क्रॉस कर रहा होगा इस वेव फ्रंट को, जो मैंने ब्लैक कलर से निकाला, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोर्स का अगर पावर पी है तो हर एक वेव फ्रंट से, क्योंकि ये जो वेव फ्रंट्स हैं वो क्लोज्ड हैं और सभी वेव फ्रंट से सेम पावर रिलीज हो रही होती है, तो इससे भी पी पावर बाहर निकल रही है। तो ये जो पी पावर आउटसाइड जा रहा है वो कितने एरिया से जा रहा है? दैट इज पासिंग थ्रू एरिया विच इज 4 पाई आर स्क्वायर. So whatever the source generates, the power, the same powers goes across all the wavefronts. इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर यहाँ पे फ्लूइड या लिक्विड यानी वाटर का सोर्स हो और अगर यहाँ से वाटर रिलीज हो रहा हो जहाँ पर सोर्स है, तो कोई भी अगर आप सर्कल निकालोगे तो एट एनी इंस्टेंट अगर वाटर कहीं एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है और कहीं और से भी जनरेट नहीं हो रहा है, तो किसी भी एक क्लोज सरफेस से उतना ही वाटर पर सेकेंड निकलेगा जितना जनरेट हो रहा होता है। सिमिलर फैशन में यहाँ पर भी देखा जा सकता है कि जो सोर्स है वो एनर्जी को जनरेट करता है पर यूनिट टाइम, और जो मीडियम है वो एनर्जी को कंज्यूम नहीं करता है, नाइदर एनर्जी को एक्स्ट्रा रिलीज करता है। तो किसी भी वेव फ्रंट से कितना एनर्जी पर यूनिट टाइम पे निकलेगा, इट विल बी ऑफ द सेम अमाउंट एज दैट ऑफ द सोर्स। हेंस पावर ऑफ द सोर्स इज सेम एज द पावर क्रॉसिंग एनी वेव फ्रंट। इस पर बेस्ट क्वेश्चंस रहता है और मॉडर्न फिजिक्स में भी रहेगा। सो ये छोटा सा पॉइंट है, जितना पावर होगा उतना पावर इस आर रेडियस के स्फीयर से भी जा रहा होगा, इसलिए स्फीयर का हमने एरिया लिखा और ये पावर होगा। अब देखोगे पावर कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर बदलेगा तो इंटेंसिटी बदलेगी। सो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है, इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द रेडियस एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इस पर बेस क्वेश्चन आपको मिल जाता है। किसी एक पॉइंट, एक लोकेशन का आपको इंटेंसिटी देगा, किसी दूसरे लोकेशन के इंटेंसिटी के बारे में पूछ लेगा, सो आप आर को r², 1/r² के प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी को करेंगे और फिर रिलेटिव कंपैरिजन करके आंसर बता सकते हैं। मोर ओवर आपको ये भी पता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। सिंस वी नो दिस, दोनों को आप रिलेट कर लीजिए। If you relate these two, then you'll find कि a square is going to be proportional to 1/r². That means a is going to be proportional to 1/r. So how the amplitude decreases? This decreases by the rule 1/r. So जब वेव प्रोपोगेट कर रहा होता है पॉइंट सोर्स की वजह से, तो उसका एम्पलीट्यूड कम होता रहता है, उसकी इंटेंसिटी कम होती रहती है। इसको आप रिलेट कर सकते हो बहुत इजीली। अगर कोई पर्सन बोल रहा होता है, आप उसके पास में होते हो तो आपको ज्यादा लाउड सुनाई देता है। अगर आप दूर जाते जाते हो उस पर्सन से तो लाउडनेस कम होती रहती है। क्लासरूम में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप बैक साइड पे बैठते हो, बैक सीट पे, तो आपको कम सुनाई देता है, फ्रंट सीट पे बैठते हो तो आपको ज्यादा सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि जो साउंड आ रहा है वो एक पॉइंट सोर्स से आ रहा है, और जैसे ही आप दूर जाते हो तो 1/r से उसका एम्पलीट्यूड कम होता रहता है, 1/r² से उसका इंटेंसिटी कम होता रहता है। एंड यू नो कि इंटेंसिटी लाउडनेस पे डिपेंड करती है, या लाउडनेस इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। सो अगर इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा तो लाउडनेस डिक्रीज करेगा, हेंस आपको सेंसेशन कम मिलता है। और आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना दूर जाओगे तो कितना कम लाउडनेस हो जाएगा, ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज अगर कितना दूर जा रहे हो वहां से आर पता चल जाएगा, इंटेंसिटी पता चल जाएगा, फिर लाउडनेस को आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो ये पॉइंट सोर्स के लिए है। तो पॉइंट सोर्स के लिए क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है? पहला, किस तरह के वेव फ्रंट्स होते हैं, सिंपली ये भी पूछा जा सकता है, तो आप बोलोगे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होते हैं। फिर इंटेंसिटी डिक्रीज करती है, इंक्रीज करती है, किस तरह से रिलेटेड होती है डिस्टेंस पर, तो 1/r² पर। एंड देन एम्पलीट्यूड कैसे रिलेटेड होता है? 1/r के अकॉर्डिंग। इसके बाद दूसरा हम लोग लाइन सोर्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो जो सोर्स है वेव को क्रिएट करने वाला, वो पॉइंट सोर्स ना होकर के लाइन सोर्स है। लाइन सोर्स का मतलब है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। सो लेट्स से कि ये लाइन सोर्स है। So it's like कि there's not single point but there's a collection of so many points placed together. इसका मतलब प्रैक्टिकली कैसे कनेक्ट कर सकते हो? आप बहुत सारे ये स्पीकर्स लो और सभी स्पीकर्स को साइड बाय साइड लगते हुए एक बहुत बड़ा लाइन बना दो, तो वो आपके लिए लाइन सोर्स बन जाएगा। सो दैट इज सोर्स। अब आपसे पूछेगा कि अगर ये लाइन सोर्स है तो इससे वेव फ्रंट कैसे बनेंगे? तो क्या यहाँ पर जाने वाला एक, ये अपना स्फेरिकल देने वाला है, ये भी स्फेरिकल देने वाला है, ये भी स्फेरिकल देने वाला, बहुत पास पास क्लोजली लिंक्ड है, तो सब स्फेरिकल देंगे। और ये जो लाइन सोर्स है इसको हम लोग मान के चलेंगे कि बहुत बड़ा लाइन सोर्स है। सो दैट मीन्स
काफी बड़ा है, लार्ज लाइन सोर्स है, सो दैट वी कैन थिंक ऑफ कि इनफाइनाइट तक जाता है, सो दैट सिमेट्रिकल हमको वेव फ्रंट मिले। एनी केस किस तरह का वेव फ्रंट ये जनरेट करेगा, जैसे कि वाटर पे आपने स्टोन को थ्रो किया था तो सर्कल बना था, पॉइंट सोर्स से 3 डायमेंशन में स्फीयर बना। तो अगर एक इनफाइनाइट लेंथ का लाइन सोर्स हो, या ट्यूबलाइट आप देख लो इनफाइनाइट लेंथ की बनाओ, तो उससे जो वेव निकलेगी, लाइट निकलेगी, वो जो डिस्टरबेंस मूव कर रहा होगा वो किस तरह के सर्फेसिस को चूज कर रहा होगा, क्या वो स्फेरिकल होगा, सिलेंड्रिकल होगा, प्लेनर होगा, कोनिकल होगा, किस तरह के फॉर्म बनेगा। ये सिंस हाँ, क्योंकि सिमेट्री है इसलिए कॉमन सेंस से भी आप आंसर दे सकते हो, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। सो आप पाओगे कि सिलिंड्रिकल ही लॉजिकली बैठेगा, जैसे कि सभी ने एक साथ अगर साउंड को प्रोपोगेट किया तो इस लोकेशन पे जितना साउंड या लाइट पहुंचेगा, सो ये आर डिस्टेंस पर सभी पर साइमल्टेनियसली पहुंचने वाला है। तो अगर साइमल्टेनियसली पहुंचने वाला है तो वो सभी के सभी सेम फेज पर होंगे, क्यों? क्योंकि सेम टाइम पर इमिट हुए थे और सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके साइमल्टेनियसली यहाँ पे पहुंचते हैं। सिमिलरली इस डायरेक्शन में जाओगे तो इस डायरेक्शन में भी आपको उतने ही डिस्टेंस पर सेम फेज वाले पार्टिकल्स नजर आएंगे। नॉट ओनली दिस, आप इसके सराउंडिंग में चारों तरफ जाएंगे इसी डिस्टेंस पर तो मिलता रहेगा। फिर इसको आप ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिलेंडर बन रहा है और ये सिलेंडर एक्सपेंड करता हुआ नजर आएगा। सो इन केस ऑफ लाइन सोर्स यूल फाइंड कि 0 रेडियस का सिलेंडर बनता है, बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट रेडियस तक जाएगा और इस तरह से कंटिन्यूअसली सिलेंडर्स का क्रिएशन होता है और एक्सपेंशन होता रहेगा और यही डिस्टर्बेंस होंगे, यही प्रोपोगेट कर रहे होंगे। सो दिस विल बी सिलिंड्रिकल वेव फॉर्म। और ये जो मैंने एरोज बनाए हैं वो बेसिकली वेलोसिटीज हैं और वेलोसिटी वेव फॉर्म के वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है, वो आप जानते हो। ये मैंने रफ पिक्चर बनाई है, इस तरह से बहुत सारे सिलेंडर्स बन रहे होंगे। एनीवे इसके बाद हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जो वेव फ्रंट्स आएंगे दे विल बी सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स। फिर इसके बाद इंटेंसिटी की बात करेंगे, हाउ द इंटेंसिटी इज गोइंग टू बी। लेट्स से सोर्स की पावर पी है, तो इस वेव फ्रंट से जो पावर रिलीज हो रहा होगा that power will be same as P. So intensity होता है power divided by area. So we need to simply see how much the area is. Now area के लिए आप देखोगे कि since ये infinite है तो curved area ही dominate कर रहा होगा और r radius है, length L है. So can we say कि इसका जो area आएगा 2 pi r into L होगा. Now L is the length of the source, तो वो तो बहुत ज्यादा है, वो तो अपने को पता रहेगा। डिस्टेंस के साथ कैसा वेव फ्रंट में इंटेंसिटी चेंज हो रहा है, तो यहाँ से आप देखोगे कि इंटेंसिटी वेरीज एज 1/r. So in case of line source you'll find intensity varies as 1/r. और अगर इंटेंसिटी ऐसे वेरी करता है तो एम्पलीट्यूड कैसे वेरी करेगा, ये a स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर 1/√r हो जाएगा. So amplitude varies as 1/√r. माइंडेड की स्पेक्युलेशंस आ चुके हैं और रिपीट होने के फुल चांसेस रहेंगे. सो अगर उसने बोला है कि लाइन सोर्स है तो बताइए एम्पलीट्यूड कितना डिक्रीज करेगा, किस तरह से डिक्रीज करेगा, तो ये 1/√r पे डिपेंड करेगा. आपको r डिस्टेंस बताई जाएगी, आप इजिली बता सकते हो कि दूसरी लोकेशन पे कितना एम्पलीट्यूड बनने वाला है. कॉपी कर लीजिए. इसके बाद एक थर्ड सोर्स भी अपने पास, प्लेन सोर्स. प्लेन सोर्स को भी हम लोग लार्ज मान के चलेंगे, तो ये प्लेन सोर्स है. दिखाने के लिए मैंने एक लाइन दिखाया है साइड व्यू में, वैसे ये इस तरह का कोई प्लेन रहा होगा और ऊपर भी बढ़ रहा है, नीचे भी बहुत ज्यादा जा रहा है, सिर्फ बड़ा सा प्लेन है. और ये पूरा का पूरा प्लेन एक सोर्स है साउंड को प्रोड्यूस करने का. इसका मतलब ये समझ सकते हो दिस इज मेड अप ऑफ सो मेनी बॉल्स, या फिर बहुत सारे स्पीकर से मिल करके बना रखा है आपने. अगर ऐसा सोर्स बनाया जाए, उसको सिंपलिसिटी के लिए हम लोग केवल एक लाइन से दिखा रहे हैं. सो इससे जो वेव फ्रंट्स निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे वो अपने को पता करने हैं. यानी केस की किस तरह के वेव फ्रंट आएंगे, ऑप्शन होगा स्फेरिकल आएंगे, सिलिंड्रिकल आएंगे, प्लेनर आएंगे, कोनिकल आएंगे, या फिर कोई और आएगा. सो समझने के लिए कैसे बता सकते हो, सेम फेज वाले पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करोगे
यहाँ से किसी भी डिस्टेंस पर अगर आप जाते हो r डिस्टेंस पर, तो इस पॉइंट का पास जो फेज रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट के पास वही फेज रहेगा, नेक्स्ट के साथ वही रहेगा, नेक्स्ट के साथ वही रहेगा, नेक्स्ट के साथ वही रहेगा। तो ये r वाले सारे पार्टिकल सेम फेज पे रहने वाले हैं और इन्हीं का कलेक्शन हमको देखना है। फिर हमको देखना है कि केवल इतने ही सेम फेज पर हैं, इसके अलावा भी कुछ और है जो आइडेंटिकल फेज को शेयर करते हैं। तो फिर आप देखोगे कि अगर हम स्क्रीन के परपेंडिकुलर लिफ्ट करते हैं अपने आप को और ऐसे पार्टिकल्स को ड्रॉ करते हैं, तो वो भी सेम फेज पे रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो रेड कलर की लाइन दिखाई गई है सोर्स, ये भी स्क्रीन के परपेंडिकुलर चल रहा है, पैरेलल स्क्रीन के परपेंडिकुलर चल रहा है। तो अगर इसी सोर्स के पैरेलल हम लोग चलेंगे तो फिर हमको वहां पर भी एक प्लेन नजर आएगा, प्लेन नजर आएगा। सो आप पाओगे कि इधर एक ये प्लेन जा रहा है, फिर एक प्लेन इधर गया होगा, फिर एक प्लेन इधर गया होगा, फिर एक प्लेन इधर गया होगा। कुछ प्लेन तभी बनने वाले हैं, तो इस तरह से प्लेन के फॉर्म में ये आगे बढ़ रहा होगा। न केवल लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, बट लेफ्ट साइड पे भी जा रहा होगा। तो ये इस तरह से बढ़ेगा। एक इस लाइक के एक बहुत बड़ा प्लेन है, तो प्लेन के दोनों तरफ वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं, और वो किस तरह से निकल रहे हैं? वो प्लेन जैसे ही निकल रहे हैं, प्लेन के पैरेलल निकल रहे हैं। सो दे विल बी इन फॉर्म ऑफ प्लेन, not cuboid. They are independent from this one and the another, both side के जो एक दूसरे साइड के वो independent है, so they are planes। तो हम बोलेंगे they are in form of plane wave fronts। फाइनली आप याद रख सकते हो कि प्लेन सोर्स से जो वेव फ्रंट आता है, ये एक वेव फ्रंट है और एक ऐसा वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है। ना इस प्लेन वेव फ्रंट से कितना पावर पास करेगा? अगर इसकी पावर p है तो आप बोलोगे कि ये जितना पावर यहाँ से निकल रहा होगा, सेम पावर इस प्लेन वेव फ्रंट से भी पास कर रहा होगा। तो सारे वेव फ्रंट से सेम पावर पास कर रहा होता है। इंटेंसिटी के बारे में बोलेंगे, हाउ द इंटेंसिटी इज गोइंग टू वेरी। सो इंटेंसिटी इज गोइंग टू बी इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया। ना इसका जो एरिया होगा, उस एरिया पे आप देखोगे कि इसके एरिया में ये जो प्लेन वेव फ्रंट है ना, उसके डायमेंशंस इन्वॉल्व होंगे। उसके डायमेंशंस वही होंगे जो सोर्स के डायमेंशन होंगे, और उस एरिया में ये आर का कोई कैलकुलेशन में रोल नहीं आएगा। तो पी भी कांस्टेंट, एरिया भी कांस्टेंट, देन यू विल फाइंड कि दिस विल बिकम कांस्टेंट। मतलब इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर intensity remains constant, then we can say amplitude is also constant, it doesn't change. So in case of plane wave front, you will find there is no change in intensity, neither any change in the amplitude. इसको प्रैक्टिकली कैसे विजुलाइज कर सकते हैं? हालांकि ऐसा केस प्रैक्टिकली मिलना थोड़ा मुश्किल है, बट अगर ऐसा केस हो कि आपके पास एक लार्ज प्लेन सोर्स हो साउंड का, तो आप नो मैटर कितने डिस्टेंस पर बैठे जाकर के आपको सेम लाउडनेस सुनाई देने वाला है। So loudness will not decrease over the distance if the source is large plane source. So point source, plane source और line source, इसके बारे में आपसे पूछता है इंटेंसिटी को लेकर के, एम्पलीट्यूड को लेकर के, वेव फ्रंट्स को लेकर के। तीनों पॉइंट्स आपको क्रिस्टल क्लियर रखने हैं। कॉपी कर लीजिए और कंसर्न डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। Are there sources on edges, sides? सोर्सेस मींस ये पूरा का पूरा प्लेन है, वो सोर्स है। आप दूसरी तरह से ऐसे विजुलाइज करो, जो आपका ये जो स्क्रीन दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा सोर्स हो जाए। अगर ये स्क्रीन सोर्स हो जाएगा तो स्क्रीन के पैरेलल अप साइड वेव फ्रंट आएगा, फिर ऊपर आएगा वेव फ्रंट, फिर ऊपर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस तरह से चलता रहेगा। नो, ये स्क्रीन आपको बहुत छोटा समझ में आ रहा होगा, तो इसलिए लगेगा कि साइड वाइज भी जाएगा। तो अगर ये फाइनाइट होगा तो डेफिनेटली वो साइड वाइज फिर थोड़ा सा बेंड करेगा। स्क्रीन को आप इनफाइनाइट डायमेंशन का समझिए, जस्ट लाइक अर्थ। हालांकि अर्थ स्फेरिकल होता है दूर से देखने पे, अपने लिए अर्थ हमारे लिए फ्लैट नजर आता है। तो अर्थ अगर फ्लैट को सोर्स बना दिया जाए तो अगला वेव फ्रंट अर्थ से पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ऊपर लिफ्ट हो जाएगा, फिर उसका अगला और भी ऊपर लिफ्ट हो जाएगा। सो आपको जो दिखेंगे वो प्लेन प्लेन का कॉम्बिनेशन नजर आने वाला है, इसलिए उसको प्लेन वेव फ्रंट कह सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ किस तरह क्वेश्चन आता है, तो एग्जांपल आपको हेल्प कर देगा, और जरूरत पड़ेगी तो फिर एक और पिक कर लेंगे, इसका यूज हो जाएगा। लिस्ट ऐसा कहता है कि एक पॉइंट सोर्स है आपके पास, और यहाँ से एक डिस्टेंस के बाद एक पॉइंट है जिस पर एम्पलीट्यूड, ये 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट का एम्पलीट्यूड A0 दिया गया है।
फिर आप दूसरे पॉइंट पर जाते हैं जो कि फर्दर ए डिस्टेंस अपार्ट है। सो ऐसा बोलेगा कि इफ ए नॉट इज एम्पलीट्यूड at point 1, then find amplitude at point 2. आपको ये पता होगा कि S जो है वो पॉइंट सोर्स है, देख करके ये भी लग रहा है और लैंग्वेज में भी बोल सकता है। सो एक पॉइंट सोर्स से ए डिस्टेंस पर अगर एम्पलीट्यूड ए नॉट होता है तो ट्वाइस ए डिस्टेंस पर कितना होगा ये अपने को बताना है। Now you can use the relation of amplitude and the distance from the point source. You can answer it quickly. So you'll find कि पॉइंट सोर्स है एंड पॉइंट सोर्स में एम्पलीट्यूड का जो रिलेशन होता है वो डिस्टेंस से 1/r चलता है। So ये क्रक्स पॉइंट हो जाएगा। एक बार ये पॉइंट पता चलता है देन यू कैन इजीली लिंक कि किस तरह से एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है। और यू विल फाइंड कि a1 by a2 is going to be equal to r2 divided by r1। a1 का एम्पलीट्यूड a नॉट है, a2 का a2 है, उसी को कैलकुलेट करना है। R2 is the distance from the source of the 2 point, that is twice A. R1 is A, then it will be A2 is going to be equal to A naught by 2. So you'll find कि आपको सॉल्व करना और आंसर निकालना उतना बड़ा डील नहीं लगेगा। बिग डील क्या है? बिग डील ये है कि do we know what is the relation with amplitude and the distance, and it depends on the source, type of source, whether it's a point source, whether it's a line source, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं। तो ये आपके लिए था पॉइंट सोर्स। लेट्स इसको हम ए नाम दे देते हैं और लेट्स से फिक्स जो लाइन सोर्स है वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर भी इनफाइनाइट जा सकता है। तो अगर इसको हम लाइन सोर्स बोलते हैं तो आपका क्या आंसर हो जाता? सेम क्वेश्चन में लाइन सोर्स, तो क्या तब भी a नॉट बाई 2 रहता या फिर कुछ और आ जाएगा? और कुछ और आएगा तो क्या आएगा? सो आपको उस समय रिकॉल आएगा कि a की वैल्यू a जो होता है अंडर रूट r पे डिपेंड करता है, और अगर ये स्क्वायर रूट ऑफ r है देन अगेन जॉब इज डन। अब बोलोगे सिंस ऐसा होता है hence we can write a1 by a2 is equal to square root of r2 divided by r1, and square root of r2 by r1 is twice a by a, basically root 2. So a2 is basically a1 by root 2. a1 is your a naught, so उसको a naught प्लेस कर सकते हो। सो मिक्स नहीं करने का, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सोर्स हमारा कैसा है और उसके अकॉर्डिंग हम ये समझेंगे कि वेव फ्रंट्स कैसे जाएंगे। स्फेरिकल वेव फ्रंट है तो 1/r होता है एम्पलीट्यूड, और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है तो 1/√r होता है। और अगर इसको प्लेन सोर्स बोला होता है तो हम बोलेंगे कि वहां पर भी a नॉट रहेगा, फिर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि प्लेन सोर्स के केस में यू विल फाइंड कि एम्पलीट्यूड डज नॉट चेंज ओवर द डिस्टेंस। और प्लेन सोर्स जब हम लोग बोलते हैं या फिर जब लाइन सोर्स बोलते हैं, इसका मतलब वो इनफाइनाइट लेंथ के हैं, ये मान के चलते हैं सिमेट्रिकल केस इनफाइनाइट लेंथ। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ यू कैन हैंडल दोस क्वेश्चंस फाइन। सो वेव फ्रंट भी आपका कंप्लीट हो जा रहा है और वेव के कॉन्सेप्ट्स भी सारे कंप्लीट हो जा रहे हैं। आप एक बार रिकॉल कर लीजिए जितना आपने वेव में पढ़ा हुआ है।
कोई पॉइंट या कॉन्सेप्ट को री एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े अगर अभी तक आपने जितना पढ़ा है तो आप बोलिए, मैं आपको उसको रिवाइज करा देता हूँ। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जा सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर वुड बी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। सो यू कैन जस्ट रिकॉल इन योर ब्रेन कि क्या क्या पढ़ा है और कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको ट्रबल कर रहा है। So यस there is a thing where in a wave we are writing kx minus omega t, and in some places it's omega t minus kx. So it's like there's an extra minus sign. So how will we deal with it? ओके, ऐसा सर hello, am I audible now? There was interruption in the connection. Okay, so मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। I was answering this, तो नेट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ। आपने बोला कि कुछ साइन kx माइनस ओमेगा टी और ओमेगा टी माइनस kx का क्या फंडा रहता है। kx माइनस ओमेगा टी लिखा हो और दूसरा a साइन ओमेगा टी माइनस kx लिखा हो। तो जब कभी आपको वेव कंसीडर करना होगा तो आप आइदर ऑफ द टू कंसीडर कर सकते हैं। आइडियली हम लोगों ने देखा है कि इस पर एक 5 भी लगाना चाहिए। अगर आप इनिशियल इन जनरल लिखना चाह रहे हो, इस पर भी 5 लगा सकते हो, नॉट एन इशू। I don't know whether screen is visible. Screen visible है क्या आपको? Why it's Yes, not sir. visible to me? Yes, यस sir. सर Okay, good. So maybe कुछ लैग चल रहा होगा। So ये दोनों फॉर्म को में से आप कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हो टू स्टार्ट विथ, एंड वो वेव की सारी कंडीशंस को मैच कराते हैं। क्योंकि अपने को लिए वेव की कंडीशन में क्या समझना होता है कि ये एम्पलीट्यूड है, वेलोसिटी दोनों से निकालते हैं, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होते हैं तो डायरेक्शन निकल के आ जाती है। तो जितना वेव का फीचर है वो दोनों अपने को बता रहे होते हैं, राइट? अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है आपको ये समझ में आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं कभी इसको लिखूं कभी इसको लिखूं, तो आप कभी भी कोई भी लिखोगे चलेगा। डिफरेंस क्या है वो मैं बताता। इस पे ये एट टी इक्वल टू 0, सपोज कर लीजिए 5 वाला हटा देते टर्म ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी, और 5 भी लगा सकते हो। सो अगर इसको आप टी इक्वल टू 0 पे देखते हो तो जो पार्टिकल का लोकेशन होगा, वो पार्टिकल्स का लोकेशन होगा वो ऐसा होगा, y इज इक्वल टू a साइन kx होगा। दैट मीन्स उस समय जो पार्टिकल्स होंगे वो इस तरह से लोकेटेड होंगे। t इक्वल टू 0 का स्नैपशॉट ये होगा। फर्स्ट वाले के लिए मैं बात कर रहा हूँ, और फर्स्ट वाले के लिए ही अगर हम x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल को वॉच करेंगे तो उसका SHM कैसा चल रहा होगा। उसके SHM में x इक्वल टू 0 वाला जो पार्टिकल होगा, that will have equation like y is equal to
माइनस ए साइन ओमेगा टी। माइनस ए साइन ओमेगा टी का मतलब हुआ ये पार्टिकल इधर जाने की कोशिश करेगा टी इक्वल टू 0 में, फिर इधर एक्सट्रीम पर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर एसएचएम करेगा। सो ये पार्टिकल्स की सिचुएशन है टी इक्वल टू 0 पर। 0 के अलावा हम किसी और पार्टिकल के बारे में बात कर सकते हैं। सेकेंड वाले में क्या चल रहा है आप देखोगे, सेकेंड वाले में डिफरेंसेस होंगे। टी इक्वल टू 0 पर अगर आप देखोगे तो ये बनेगा y इज इक्वल टू माइनस ए साइन के एक्स। वो के एक्स माइनस अंदर था, उसको मैंने बाहर निकाल दिया। यानी अब पार्टिकल्स का जो ओरिएंटेशन होगा टी इक्वल टू 0 पर अगर स्नैपशॉट लेते हो तो माइनस साइन के एक्स होगा। यानी इसके जो पार्टिकल्स लोकेटेड होंगे वो इस तरह से होंगे। इसको देखो और इसको देखो, पार्टिकल्स के लोकेशंस यानी डिस्ट्रीब्यूशंस का जो लोकेशंस का है वो डिफरेंस है दोनों वेव्स में। लेकिन दोनों वेव हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, सेम एम्पलीट्यूड है, सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम वेवलेंथ है, सारा कुछ आइडेंटिकल है। बट वो इनिशियल कंडीशंस जो हैं वो अलग अलग हो जा रही है। और दूसरा भी आप चेक कर सकते हो, x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल को देखोगे तो आप देखोगे x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल किस तरह से चल रहा होगा। उसकी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। तो ये t इक्वल टू ये x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल इनिशियली ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इस तरह से एसएचएम करेगा। सो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। और जब तक वो ये डिफरेंस को इनकॉर्पोरेट नहीं करता है, जैसे ऐसा बोलता है कि मीन पोजीशन का पार्टिकल, सपोज के लिए ऐसा बोलता है कि राइट द वेव इक्वेशन इफ particle at x equal to 0 starts to move towards negative extreme from the mean position। तो अगर ऐसा बोला है तो नेगेटिव एक्सट्रीम में ये जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम में जा रहा है, तो फिर हम इस इक्वेशन को पिक करेंगे। सो अपने लिए क्या होता है कि हम दोनों में से कोई भी यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, और अगर कुछ ऐसी कंडीशन देगा तो हम पहले एक को पकड़ेंगे, अगर वो मैच कर रही होगी तो ठीक है, नहीं मैच कर रही होगी तो दूसरे को पकड़ लेंगे, माइनस लगा देंगे। ये दोस्त बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है माइनस ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है। सो हमारे पास पहला भी जनरल इक्वेशन है, दूसरा भी जनरल इक्वेशन है, दोनों चलते हैं। और दोनों में डिफरेंस क्या है, इनिशियली पार्टिकल्स किस तरह से ओरिएंटेड हैं, किस तरह से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो डिफरेंट है। सो आप कोई भी इक्वेशन लेकर के स्टार्ट कर सकते हो। तो कई बार आपने देखा होगा बुक में ये पहले पिक करता है, फिर ये पिक करता है, कई बार हम लोगों ने भी ये पिक किया है। इट्स ओके, इट्स इक्वली ओके इन फैक्ट। इक्वेशन और भी याद हो गया, बहुत कॉमन है, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि सुपरपोजिशन को लेकर के कि कितनी वेव्स के सुपरपोजिशन से बना हुआ है, राइट। तो आप देखोगे आपको मिलेगा जैसे कॉस, ऐसा लिखा होगा साइन स्क्वायर समथिंग कॉस समथिंग, ये रिपीट हुआ एग्जाम में भी आया हुआ है। बोलेगा कि अगर आपको वेव ये दिया गया है तो इसमें कितने वेव्स सुपरपोजिशन में लगी हुई हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास y1 है, y2 है और y3 है, या फिर जितने हैं सभी को मिला करके हम सुपरपोजिशन करते हैं, तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अपने को क्या करना चाहिए, कोई भी एक्सप्रेशन अगर ऐसा दिया गया हो तो उसको इंडिपेंडेंट फॉर्म में डिवाइड करना चाहिए, जैसे एक साइन का या कॉस का या फिर जिसका भी बन पाए, और चेक करना चाहिए कितने टर्म्स बन रहे हैं। जितने भी इंडिपेंडेंट टर्म्स होंगे वो सभी के सभी वेव्स होंगे और उन्हीं के सुपरपोजिशन से ये बन रहा होगा। सो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, या फिर कॉस स्क्वायर होगा उसको ओपन कर सकते हो। तो आप देखोगे कि जब इसको ओपन करोगे तो 3 इंडिपेंडेंट में डील कर सकते हो। तो अगर साइन स्क्वायर कॉस ओमेगा टी है या कॉस स्क्वायर साइन ओमेगा टी है या समथिंग लाइक इस तरह से है, तो वो 3 वेव्स इंडिपेंडेंट वेव्स के कंट्रीब्यूशन से बनता है। 2 से बनेगा तो फिर कैसा होगा, तो 2 के लिए आप देख सकते हो कि साइन सी साइन डी टाइप का फॉर्मूला लगेगा। 3 को अलग कर सकते हो, 4 को अलग कर सकते हो, इस तरह से आपसे पूछ लेता है। सो कभी अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हो, पूछा गया हाउ मेनी नंबर ऑफ वेव्स आर इन्वॉल्व्ड, यू जस्ट use trigonometry, separate them and separate in terms of sin cos। पावर नहीं आनी चाहिए साइन के साथ, अंडर रूट नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं, साइन इंडिपेंडेंटली कॉस इंडिपेंडेंटली, जैसा भी बन रहा है उतने देखो कितनी वेव्स बन रही हैं, उसके बेसिस पर आप आंसर दे सकते हो। एग्जाम में आ चुका है और अभी ख्याल में आ गया तो मैंने आपको बताया, आपने सॉल्व भी कर रखा होगा, सेंगेज में भी मिला होगा, एससीबी में हो सकता दिया हो। फिर आपने एक क्वेश्चन भेजा हुआ है, मैं उसको देख लेता हूँ कि उस तरह के क्वेश्चंस कैसे देने, आंसर करना है, फिर हम लोग हीट के बारे में बात करेंगे। अच्छा, इससे पहले आपने कुछ लिखा था, मैं पढ़ नहीं पाया, मैं भी पढ़ लेता हूँ। आर वी गोइंग टू टेक द होल ऑफ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इन अ सिंगल चैप्टर और देयर विल बी मल्टीपल चैप्टर्स। हाँ, ये एक सिंगल चैप्टर रहेगा अपने लिए, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, और उसके सब टॉपिक्स या टॉपिक्स कह सकते हो, उसको हम लोग हीट बोल लेंगे, हीट ट्रांसफर बोल लेंगे, थर्मोडायनेमिक्स बोल लेंगे,
KTG बोल लेंगे, कैलोरीमेट्री बोल लेंगे, सो उसके मल्टीपल टॉपिक्स में डिवाइड कर लेंगे और पूरे चैप्टर का सिंगल नाम दिया है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। सो ये थर्मल फिजिक्स का जितना भी कॉन्सेप्ट है सारा हम लोग एक ही चैप्टर के नाम से पढ़ने वाले हैं। सो देयर विल बी अ सिंगल चैप्टर हैविंग मल्टीपल टॉपिक्स। You have shared something, let me check that. उसको enlarge करके देखता हूँ। ये बोला equation of stationary and traveling waves are this and this is the phase difference between 2 points this and this is phi1 standing wave and phi2 in the traveling wave। phi1 और phi2 का रेशियो बताना है। ओके सो एक आपको स्टेशनरी वेव दिया गया है, दूसरा आपको ट्रैवलिंग वेव दिया गया है। phase difference between 2 points x1 and x2 in is phi1 for the standing, phi2 for the traveling। देखो अच्छा पॉइंट है और एक अच्छा क्वेश्चन भी है। ये आपका क्वेश्चन है वो जो शेयर किया गया वो मैं बोल रहा हूँ, सभी लोग देख सकते हैं क्वेश्चन को। अगर आपके पास ट्रैवलिंग वेव है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं y2 से, और ये दिया गया है a sin ओमेगा t माइनस kx और kx माइनस ओमेगा t बढ़ेगा। इस पर दो पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस पता करना है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि फेज डिफरेंस जो होता है जिसको ये phi2 बोलेगा, सो phi2 की जो वैल्यू आती है वो ट्वाइस पाई बाय लेम्डा इनटू पाथ डिफरेंस होता है। सो किस तरह से फेज डिफरेंस बदल रहा होता है वो ये फॉर्मूला गवर्न करता है ट्रैवलिंग वेव के लिए। दिस इज फॉर ट्रैवलिंग वेव, क्योंकि आपने देखा था मैंने एक स्टेटमेंट बोला है, आपने अगर उसको नोट किया हो अपने नोट्स में या फिर ब्रेन में, उसमें मैंने ये बोला था कि जो ट्रैवलिंग वेव्स होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनका फेज डिफरेंस कंटिन्यूअसली वेरी करता है। तो एक पार्टिकल का अगर फेज पता है तो नेक्स्ट पार्टिकल सेम फेज पर नहीं होगा, वो उसके साथ एक डिफरेंस फेज लेके चलता है, अगला पार्टिकल अगला फेज डिफरेंस लेके चलता है। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट कर देता हूँ ये पॉइंट को। अगर ये ट्रैवलिंग वेव है, ये आपको डाइजेस्ट करना या समझना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज इश्यूज बनते हैं और वो क्वेश्चन पूछेगा फेज डिफरेंस से रिलेटेड तो आप गलत भी कर सकते हैं। ये मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ, फिर वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो बता देता। ये ट्रैवलिंग वेव है, लेट्स से वेव इधर ट्रैवल कर रही है। सो मैं कुछ पॉइंट्स बना रहा हूँ, जैसे पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, पॉइंट 3 है, ऑब्वियस पॉइंट्स को मैं नाम दे रहा हूँ। ये पॉइंट 4 है, ये पॉइंट 5 है, ये पॉइंट 6 है, पॉइंट 7 है, पॉइंट 8 है, पॉइंट 9 है। इतने सारे पॉइंट्स मैंने बनाए। सपोज के लिए मैं आपसे इसी पे क्वेश्चन पूछता कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो पॉइंट 1 के साथ सेम फेज पर हैं। क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि identify the points on this from 1 to 9 which are in the same phase with particle 1। तो जिस फेज पर पार्टिकल 1 है उसके साथ सेम फेज में कौन कौन से पार्टिकल्स हैं। 5 और 9 आप बता रहे हो। तो हम यहाँ आपने 3 5 भी बोला है, तो देखो ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिबरेट करता हूँ। सेम फेज का मतलब क्या होता है? सेम फेज अभी थोड़ी देर पहले भी बात किया था, वेव फ्रंट में सेम फेज के पार्टिकल को कलेक्ट कर रहे होते हैं। सेम फेज का मतलब होता है द पार्टिकल्स मस्ट बी परफॉर्मिंग आइडेंटिकल मोशंस, so they will be simultaneously at a particular location। और अगर एक मीन पोजीशन पर है तो दूसरा मीन पोजीशन पर भी होना चाहिए, और अगर एक एक्सट्रीम पर है तो दूसरा एक्सट्रीम पर होना चाहिए। पॉजिटिव पर है तो पॉजिटिव पर, नेगेटिव पर तो नेगेटिव पर। अब देखो ये फर्स्ट मीन पर है तो थर्ड भी मीन पर है, फिफ्थ भी मीन पर है, 7 भी मीन पर है, 9 भी मीन पर है, तो ये सब भी मीन पर है। इसके साथ साथ आप थोड़े टाइम के बाद देखोगे, सो आफ्टर सर्टेन टाइम यू विल फाइंड कि जो वेव है वो कुछ ऐसा नजर आ जाएगा, आगे ट्रैवल करता हुआ नजर आएगा। दैट मीन्स फर्स्ट पार्टिकल इज गोइंग टू गो डाउन साइड, लेकिन थर्ड अप साइड जाएगा, फिफ्थ डाउन साइड जाएगा, सेवेंथ अप साइड जाएगा, नाइन्थ डाउन साइड जाएगा। सो मोशन ऑफ 1 एंड मोशन ऑफ 3 दे आर नॉट आइडेंटिकल, सो दे आर नॉट इन फेज, रादर दे आर इन आउट ऑफ फेज। तो आउट ऑफ फेज का मतलब होता है जो जस्ट अपोजिट होते हैं। सो 1 के साथ जो फेज पे जाएगा वो फिफ्थ जाएगा और 9th जाएगा।
सो अगर 5th 9th आपने पकड़ा है तो फिर जमता है, क्योंकि जब फर्स्ट डाउन साइड जाएगा तो 5th, बेसिकली क्या होता है कि एक वेवलेंथ कंप्लीट होने के बाद बाकी पार्टिकल फिर अपने आप को रिपीट करता है। तो हर लेमडा के गैप के बाद आपको सेम फेज मिलता है, हर लेमडा गैप के बाद सेम फेज मिलता है। इसको आप ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। और इस वेवलेंथ लेमडा के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं, लेमडा वेवलेंथ के इनसाइड में जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो सभी का अलग अलग फेज है, सभी का अलग अलग फेज है। तो 1 का अलग होगा, 2 का अलग होगा, 1 2 के बीच में जो इनफाइनेटली मैनी पार्टिकल्स है उनका भी अलग फेज होगा। सिमिलरली 2 3 के बीच में अलग अलग होगा, इनका भी अलग होगा, इनका भी अलग होगा। तो सभी अलग अलग फेज के रहते हैं। तो बेसिकली फेज जो है वो वेरी कर रहा होता है ओवर द वेवलेंथ, फिर एक वेवलेंथ के बाद अपने आप को रिपीट करता है। तभी ये फॉर्मूला भी है। डेल्टा एक्स अगर लेमडा रख दोगे तो ये 2 पाई का फेज आएगा। 2 पाई के बाद 2 पाई का मतलब 0 फेज मान सकते हो। 2 पाई और 4 पाई 6 पाई जो होता है वो कंप्लीट राउंड कंप्लीट हो जाता है उसके लिए। तो ये सेम फेज वाली बात हो जाएगी। अच्छा, मैं अब क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। तो ट्रैवलिंग वेव के लिए फेज डिफरेंस इस तरह से भी पूछा जा सकता है, और यहाँ से निकाल लोगे तो 2 पॉइंट्स दिए गए x1 x2, उनके बीच का गैप निकालो और ये निकाल सकते हो। तो ये कितना बन जाएगा, मैं आपके लिए सॉल्व भी कर देता हूँ। 2 पाई बाई लेमडा इंटू x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 इज 3 पाई बाई 2k माइनस पाई बाई 3k। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। कुछ तो गड़बड़ हुआ। अच्छा, वो k लिखा हुआ है तो ठीक है, ये k के टर्म में दे रहा है, और इसको भी आप k लिख लो फिर। तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। देन आफ्टर इसके बाद जो आपको इश्यू बना होगा वो सेकंड वाला बना होगा। ट्रैवलिंग वेव में कैसे पता करते हैं। तो जब ट्रैवलिंग वेव होती है, सॉरी स्टेशनरी वेव, ये जो अपनी बात हुई थी वो ट्रैवलिंग वेव की थी। स्टेशनरी वेव में कैसे निकालते हैं, आपने देखा था स्टेशनरी वेव में दो ही तरह के फेज, स्टैंडिंग वेव में या तो जीरो होता है या तो पाई होता है। यस, अब आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि जीरो और पाई कहाँ कहाँ पे मिलता है। सो उसके लिए नोड और एंटी नोड वाला स्टोरी पता कर लेते हैं। ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया। सो यहाँ पर देखोगे कि अगर नोड और नोड के बीच में है, सेम फेस पर होगा, नेक्स्ट नोड पे चला जाएगा, अपोजिट फेस पर होगा। तो अगर ये पार्टिकल्स इधर जाते हैं तो ये पार्टिकल्स इधर जाते हैं। सो आपको देखना है कि ये जो वेवलेंथ है लेमडा, अगर उनके बीच का गैप लेमडा से कम है तो कैसा जा रहा है, और लेमडा से ज्यादा, या फिर हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि सेम लूप के पार्ट लोकेशन है या डिफरेंट लूप के लोकेशन है। सेम लूप के हैं तो जीरो फेज, डिफरेंट लूप के हैं तो पाई का फेज रहेगा। सिंस उसने रेशियो पूछा है तो और जीरो ऑप्शन नहीं है, तो आप डायरेक्टली भी रिस्क ले सकते हो कि 5 जो होगा वो पाई होना चाहिए। सो 5 को हम पाई पकड़ लेंगे, बिना कैलकुलेशन के मैं बोल रहा हूँ। अदरवाइज क्या करना होगा, आपको वेव इक्वेशन लिखना होगा। वेव इक्वेशन में पहला की लोकेशन देखो, दूसरे की लोकेशन देखो, और देखो कि वो विद इन 1 नोट्स आ रहे हैं कि अलग अलग नोट्स के बीच में आ रहे हैं। सो यहाँ से आपको 5 मिल जाएगा। कैन वी डायरेक्टली से कि 5 की वैल्यू पाई आएगी लुकिंग एट द ऑप्शंस, क्योंकि जीरो ऑप्शन है नहीं। 5 यहाँ से निकल आया, 5 यहाँ से निकल आया, आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टैंडिंग में कैसे 5 निकालते हैं, ट्रैवलिंग में कैसे 5 निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, इसके बाद आपने कोई और क्वेश्चन भेजा था, वो भी देख लेता हूँ मैं। ये भी कैसे सॉल्व करेंगे। ये एक क्वेश्चन है, आप लोग भी इसको पढ़ सकते हैं। इन्होंने बोला एक माइक्रोवेव हैव अ ट्रांसमीटर आर डायरेक्टेड नॉर्मली टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर मूव्स अलोंग द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टर बिटवीन दिस। इस क्वेश्चन में कुछ इशू मिला था। सो इसकी लैंग्वेज को लेकर के, अदरवाइज तो इसको मैं एक बार देख लेता हूँ और फिर मैं आपको ग्रुप पे उसका सोल्यूशन भेज दूंगा और कैसे सॉल्व करते हैं ये। इसको पढ़ करके उसका जो मैक्सिमा मिनिमा की लोकेशंस है बस उसको ड्रॉ करने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इस पर कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो इसको मैं आपको ग्रुप पे सॉल्व करके ज़रूर भेज देता हूँ। एक बार आप इसको ग्रुप पे भी डाल देने का, सो दैट मुझे को रिकॉल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 49 चलेगा। हेलो सर, अभी हम लोग हीट को स्टार्ट कर सकते हैं, सो दैट कि हीट को हम लोगों ने हीटिंग दिया था, एटलीस्ट वेरी बेसिक तो हम लोग समझ ही लेते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का। और भी इसके अलावा भी आपके जो भी डाउट्स रहेंगे आप ग्रुप पे डाल देंगे और मैं उसको सॉल्व करके आपको सोल्यूशन भेज दूंगा।
नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स रहेगा। चैप्टर के बारे में बात करें थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लॉन्ग है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। हीट है, हीट ट्रांसफर है, थर्मोडायनेमिक्स है, केटीजी है, थर्मल एक्सपेंशन वगैरह बहुत सारे पॉइंट्स हैं। लेकिन सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ऑल पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने इससे पहले जब पढ़ा होगा 9th में कुछ बेसिक आइडिया होगा टेम्परेचर और हीट को लेकर के, वो काम आएगा। थर्मोडायनेमिक्स का काफी पोर्शन केमिस्ट्री में मैच करता है। केमिस्ट्री का क्या स्टेटस एक बार आप हमको बताएंगे तो फिर हम उसी हिसाब से इसको डीप पे या फिर शॉर्ट पे हैंडल करेंगे। अभी आप बोल सकते हो कि केमिस्ट्री में ये डिटेल में डील हो गया है थर्मोडायनेमिक्स, या फिर नहीं हुआ है? नहीं हुआ है तो हम लोग टाइम के साथ इसको अच्छे से डिटेल में डील कर लेंगे। एनीवे हम लोग शुरू जो करेंगे वो हीट से ही करेंगे। नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। तो फिर हम लोग इस पे आराम से डील कर लेंगे। हालांकि जो फिजिक्स पे आता है वो थोड़ा सा कम है सिलेबस, और केमिस्ट्री में थोड़ा सा ज्यादा है। आप डीप पे जाते हो, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स एंड फ्री एनर्जी वगैरह को पढ़ते हो, तो उस टाइम पे हम लोग डिस्कस करते हैं। हीट जो है वो आपको केमिस्ट्री में उतना नहीं मिलेगा, फिजिक्स में ज्यादा है। तो हम लोग पहले हीट के बारे में बात करते हैं। तो ये टॉपिक हीट है, और हीट को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? हीट एक एनर्जी होती है, और एनर्जी के बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ शॉर्ट में, कम से कम वर्ड्स में। इट इज एनर्जी इन ट्रांजिशन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। सो जब कभी आपको हीट एक्सप्लेन करना हो तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको जरूर इनकॉर्पोरेट कीजिए। क्या एनर्जी है, और कौन सी एनर्जी है? जो स्टोर्ड होती है, नॉट दैट which is in motion, जो move कर रही होती है, that is in transition, that means which is moving from one body to another body. So when energy moves from one body to another body, that energy is known as heat. लेकिन एनर्जी का मूवमेंट कई वजह से हो सकता है। इसका जो वजह होना चाहिए वो टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। किसी और वजह से अगर एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो उसको हीट नहीं कहेंगे। सो काफी स्पेसिफिक है। पिक्चर कुछ ऐसा बना सकते हैं, लेट्स अपने पास एक बॉडी है, एक ये दूसरा बॉडी है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। टेम्परेचर के बारे में भी बात कर लेंगे हम लोग अभी। सो लेट्स से कि टेम्परेचर T1 बड़ा है T2 से, तो जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है उस बॉडी को हम लोग वार्मर बॉडी बोल सकते हैं या हॉट बॉडी बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे ये हॉट है, हाई टेम्परेचर मीन्स वार्म और हॉट, और दूसरा कूल है या फिर कोल्ड है। ये जो कूल और हॉट टर्म्स है ना, ये रिलेटिव है। तो अगर कोई ऐसा बोलता है कि एक बॉडी हॉट है, इसका मतलब है किसी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो। फॉर इंस्टेंस, आप किसी बॉडी को टच करते हो, जैसे आप आइस को टच करते हो, आपको कूल फील होता है। क्यों? क्योंकि आइस का टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर से कम है। इन केस अगर आप फायर को टच करते हो, या फिर या फायर को टच करते हो लेट्स से, तो आपको हीट फील करता है। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर आपकी बॉडी से आपकी बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा है। सो इट्स ऑलवेज रिलेटेड टू समथिंग। So if you are the observer, you are observing, then your temperature and the body temperature is being compared. Similarly, यहाँ पर भी ये जो हमने hot और cool words दिए हैं, वो relative temperature को लेकर के। एक रूल होता है, जो हीट होती है वो हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की तरफ जाती है। इसको भी मैं लिख दूंगा। सो आप देखो कि ये फर्स्ट वाला क्या करेगा, कोई एनर्जी को इमिट करेगा और दूसरे में एनर्जी जा रहा होगा। सो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी वन बॉडी से सेकंड बॉडी पे जा रही है, और ये किस वजह से जा रही है? दिस इज बिकॉज ऑफ चेंज इन द टेम्परेचर, डिफरेंस इन द टेम्परेचर। इसी एनर्जी को हम लोग हीट कहते हैं। सो हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिशन बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस between the two bodies.
और सिंस ये एनर्जी है, एनर्जी इसका मतलब इसका यूनिट्स जो होगा, इसके जो टाइप ऑफ क्वांटिटी, ये जो टाइप ऑफ क्वांटिटी है वो सारा कुछ एनर्जी की प्रॉपर्टीज लेके चला होगा। सो इसी हीट को हम लोग जनरली क्यू से इंडिकेट करते हैं, क्यू लेटर यूज करते हैं। तो हीट विच इज क्यू, ये किस तरह का क्वांटिटी होगा, स्केलर और वेक्टर, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो हम बोलेंगे ये स्केलर होगा, क्यों? क्योंकि ये एनर्जी है। इसका यूनिट क्या बनेगा? द यूनिट इज गोइंग टू बी, एनर्जी का जो यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, तो हम इसको जूल लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग कैलोरी भी यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। सो कैलोरी भी लिख सकते हो, जूल और कैलोरी चलेगा, कुछ भी लिख सकते हो। न्यूटन मीटर में भी लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, क्योंकि जूल इज नथिंग वन न्यूटन मीटर, जो वर्क डन से रिलेटेड है। तो डायमेंशनली ये सब बराबर होने वाले हैं। जूल और कैलोरी, जनरली हम लोग इसमें कैलोरी को यूज करते हैं। सो कैलोरी के टर्म में हम लोग इसको याद रख सकते हैं। सिंपल है। फिर कुछ पॉइंट्स हम दे सकते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर और हीट आपस में किस तरह से लिंक होते हैं। किसी भी बॉडी को अगर आप हीट देते हो, जैसे आपके पास ये बॉडी है, बहुत सारे पॉइंट बहुत ऑब्वियस है। अगर आप इसको हीट सप्लाई करते हो, दैट मीन्स आपने हीट दिया, क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया, या फिर डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया, या फिर डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया। अगर डिटेल में बात करें तो डी क्यू अमाउंट ऑफ अगर हीट दोगे तो इसके टेम्परेचर में चेंज आएगा dt, और अगर आपने हीट दिया तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। हीट अगर आप निकालोगे तो टेम्परेचर डाउन जाएगा। सो किसी भी बॉडी को हीट देने से टेम्परेचर बढ़ता है, उस बॉडी से हीट निकालने पर टेम्परेचर कम होता है। ऐसा तब होता है जब बॉडी सेम फेज पे रहता है। फेज डिफरेंस पर ये हीट देने से टेम्परेचर पर कोई चेंज भी नहीं आता है। तो वो भी एक पॉइंट है। तो इनको मैं लैंग्वेज में लिख देता हूँ, सो दैट आप अपने नोट्स में लिख सकें। When heat is given or supplied to a body, then its temperature increases. And vice versa. सो दूसरा विस का मतलब क्या हुआ कि अदरवाइज भी है। अगर हम हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। लेट से डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया तो डी टी टेम्परेचर बढ़ा। सो ये जो डी क्यू अमाउंट है उसको देने से टेम्परेचर बढ़ता है। किस तरह से बढ़ता है? तो ये जो डी क्यू होगा वो टेम्परेचर चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the amount by which the temperature is going to rise. Moreover, ये जो dq होता है ये प्रोपोर्शनल होता है the mass of the body. अगर इसका मास m है तो मास पर भी डिपेंड करता है। इन दोनों को आपस में अगर मर्ज कर देते हो तो dq की जो वैल्यू आएगी प्रोपोर्शनल टू m dt बन जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे तो फिर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, जिसको जनरली हम लोग s से लिख लेते हैं। तो अपने पास एक ये फॉर्मूला बन जाता है जनरल। किसी भी बॉडी को अगर आप dq टेम्परेचर देते हो, सॉरी dq हीट सप्लाई करते हो, उस बॉडी का मास m है, उसका टेम्परेचर dt से बढ़ता है, तो dq इज इक्वल टू ms डेल्टा t के बराबर हो या dt के बराबर हो जाता है। जहाँ पर s जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी। सो ये बॉडी पे डिपेंड करता है कौन सी बॉडी है, और अगर एक बॉडी फिक्स है तो s की वैल्यू फिक्स रहती है। दैट मींस s की वैल्यू, सिंस ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, तो q पे डिपेंड नहीं करेगा, m पर डिपेंड नहीं करेगा, t पे डिपेंड नहीं करेगा, ये बॉडी पे डिपेंड करता है। सो ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। एंड देन अगर आपको टोटल हीट कैलकुलेट करना है तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, तो ये बनेगा dq इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ms dt। जनरली क्या होगा कि मास आपको फिक्स दिया जाएगा और कांस्टेंट s की वैल्यू जो होगी वो भी कांस्टेंट होगी। तो अगर ये दोनों नंबर कांस्टेंट हैं तो फिर इसको ऐसा लिख सकते हो कि ये डेल्टा क्यू बन जाएगा और ये ms इंटीग्रेशन dt हो जाएगा, जिससे अपने पास एक फॉर्मूला बनेगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ms डेल्टा t।
सो ms डेल्टा टी हम लोग तब यूज करेंगे जब मास कांस्टेंट हो और s की वैल्यू कांस्टेंट हो, जो कि जनरली रहता है मेंस लेवल क्वेश्चंस में। एडवांस लेवल क्वेश्चंस में वो ऐसा बोल सकते हैं कि मास वेरी कर रहा है, दैट मींस कुछ पोर्शन कम ज्यादा हो रहा है या ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। फिर ऐसा भी बोल सकता है कि उसकी स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर का फंक्शन दे सकता है या फिर किसी और चीज का फंक्शन दे सकता है। तो उस केस में फिर हमने को ये फॉर्मूला यूज करना है डिफरेंशियल वाला, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे और अपना आंसर बता देंगे। इसमें बॉडी सेम फेज पे रहती है, ये अपने को पता है, तो एक ये फॉर्मूला हो जाता है और इसको हम लोग याद रख सकते हैं। जनरली वाटर और आइस जैसे स्टफ यूज करते हैं, तो अगर आपसे वाटर यूज करेगा तो वाटर मटेरियल का जो स्पेसिफिक हीट है एस ऑफ वाटर, ये 1 कैलोरी पर ग्राम है। इससे भी पता चल गया कि इसका यूनिट क्या होगा, तो कैलोरी पर ग्राम एक बार चेक कर लेते हैं। इसका जो यूनिट आएगा एस का, वो कैलोरी आएगा, ग्राम आएगा और टेम्परेचर आएगा पर डिग्री सेल्सियस, और केल्विन आप बोल सकते हो। आइस के लिए इसकी वैल्यू 0.5 या हाफ कैलोरी पर ग्राम होती है। स्टीम के लिए भी रफली यही होती है। सो 0.5 आइस के लिए होता है, वाटर के लिए हम लोग रेफरेंस लेते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। सपोज कॉलेज आपको इक्वेशन देता है छोटा सा और उसका आप आंसर कर देंगे, इजीली कर देंगे। ऐसा बोलता है फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट required to increase temperature of water or to increase temperature of mass भी दे देते हैं 20 gram water from 30 degree Celsius to 80 degree Celsius। सो अगर आपके पास 20 ग्राम ऑफ वाटर है, आप उसको हीट करना चाहते हो 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक, तो आपको हीट देना पड़ेगा। कितना हीट देना पड़ेगा वो कैलकुलेशन आपसे मांगता है, ट्राई कर लीजिए और एक आंसर आएगा वो आप बता सकते हो। Okay, I'm getting answers like 1000। आपको यूनिट का भी ख्याल रखना होगा, कौन सा यूनिट देना है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी ग्राम होता है, कभी किलोग्राम होता है, कभी डिग्री सेल्सियस होता है, कभी केल्विन होता है, कभी कैलोरी होता है, कभी जूल होता है। सो नंबर्स के साथ साथ डायमेंशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं सॉल्व कर देता हूँ। आपके पास फॉर्मूला निकला है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मास फिक्स दिया गया है और एस कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा क्यू की जो वैल्यू होगी वो एम एस डेल्टा टी के बराबर हो जाएगी। नो मास कितना दिया गया है, 20 ग्राम है, तो आप इसको ग्राम में लिख सकते हो। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है उसको भी हम ग्राम में लिखना चाहेंगे, तो 1 कैलोरी पर ग्राम हो जाएगा। और डेल्टा टी कितना होगा, अच्छा डेल्टा टी के बारे में बात कर लेते हैं। डेल्टा टी आएगा 80 माइनस 30, दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी है वो डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, दोनों में हम लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा टी केल्विन और डिग्री सेल्सियस में बराबर रहता है। हम लोग उसको भी देख लेंगे क्यों बराबर रहता है, 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब आप देखोगे ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, और अच्छा इसके साथ 1 डिग्री सेल्सियस भी था, तो डिग्री सेल्सियस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल कैलोरी बचने वाले हैं। तो ये बनेगा 20 इंटू 50 कैलोरीज। सो ये बन जाएगा अपने लिए 1000 कैलोरीज। कई बार लोग इसको 1 kcal लिख लेते हैं, के कैलोरीज लिख लेते हैं। के कैलोरीज का मतलब होता है किलो, किलो मतलब 10⁻³ यू नो दोस नंबर्स, सो नीड टू टॉक अबाउट दैट। सो इस
इस तरह से हम बता सकते हैं कि कितना अंश रहेगा। आप चाहो अगर हो सकता है वो आपको जूल पे दे, तो जूल पर देगा तो आप एक कन्वर्जन यूज कर लोगे। जो 1 कैलोरी होता है दैट इज इक्वल टू 4.18 जूल, जिसको हम रफली 4.2 जूल लिखते हैं। सो जब कभी आपको कन्वर्जन करना हो, सपोज कर लीजिए इसको जूल पे लिखता हूँ, 4.2 लिख सकते हैं और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को जूल पे पता चल जाएगा। सो जूल पर दिया होगा तो जूल पर दे देंगे, कैलोरीज पे दिया होगा तो कैलोरीज पे दे देंगे, तो वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक दूसरे पर मिक्स नहीं करेंगे, मिक्स करने से प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये तो डेल्टा क्यू की वैल्यू हो गया हीट का जब फेज चेंज नहीं होता है। दूसरा हीट इन केस ऑफ फेज चेंज। फेज चेंज क्या स्टोरी, क्या उसकी क्या स्टोरी है? फेज चेंज एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें मटेरियल एक फेज से दूसरे फेज पे जाता है। आप जानते हो ऑब्वियस पॉइंट है कि जनरली हम लोग 3 फेजेस के बारे में बात करते हैं जो कि वाइडली यूज होता है, और भी फेजेस एग्जिस्ट करते हैं। 3 फेजेस का मतलब हुआ सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड अगर लिक्विड में जाए या लिक्विड सॉलिड में जाए तो ये फेज चेंज है। लिक्विड गैस में जाए, गैस लिक्विड में जाए तो ये दूसरा फेज चेंज है। सॉलिड गैस में भी आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। सो फेज चेंज का मतलब होता है कि एक फेज से दूसरे फेज पर जा रहा होता है। ये जो भी फेज चेंज फिनोमिना होता है ये कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा होता है, तो और उसमें हीट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा होता है। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फेज चेंज occurs at constant temperature. So जब कभी फेज चेंज होगा वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर रहता है। जैसे कि हम लोग लिक्विड को अगर वाटर समझते हैं, जो कि डोमिनेंटली हम लोग यूज करते हैं, और सॉलिड को आइस समझते हैं और इसको स्टीम समझते हैं। तो जब आइस वाटर पे जाता है या फिर वाटर आइस पे जाता है या फिर वाटर स्टीम पे जाता है, स्टीम वाटर बनता है, तो ये सब कुछ कांस्टेंट फेज पे चल रहा होता है। तो आइस वाटर के बीच का जो चेंज आता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आता है जनरली। सो 0 डिग्री सेल्सियस पर आप पाओगे कि जो आइस है वो वाटर पे बन जाएगा, वाटर आइस पे कन्वर्ट होता है। तो जब वाटर आइस पे कन्वर्ट हो रहा होगा या आइस वाटर पे कन्वर्ट हो रहा होगा तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस बन गया, कुछ फिर -10 पर बन रहा है। नो। सो जब कोई फेज चेंज होगा वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा, और स्टीम से वाटर का जो कन्वर्जन होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। सो फेज चेंज एक ऐसा फिनोमिना है जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। वो छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, फेज चेंज में एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है। फेज चेंज इन्वॉल्व्स हीट। उसमें या तो हीट आपको देना पड़ेगा या हीट उससे रिजेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर हीट इन्वॉल्व हो रहा है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जब किसी बॉडी को आप हीट देते हो तो क्या टेम्परेचर गारंटीड चेंज होता है? जरूरी नहीं है। अगर उसका फेज चेंज नहीं हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज करेगा, अगर फेज चेंज हो रहा है तो ड्यूरिंग फेज चेंज टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। कितना हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है? तो अगर हमको हीट का इन्वॉल्वमेंट देखना है तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, हीट इन्वॉल्व इज इक्वल टू m इंटू एल। L आपको दिया जाएगा, m is the mass of the material that is getting converted into one phase to another phase। सही हो जाएगा। L को हम लोग बोलते हैं latent heat। वो latent heat आपको दी जाएगी, और m is the mass, कौन सा mass? That gets converted from one phase to another phase। ओके, सो ये आपको दिया जाएगा, उस L की वैल्यू दी जाएगी तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट और मैं मेंशन कर देता हूँ, आइस और वाटर का जो कन्वर्जन चल रहा होता है इसके लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल सकते हो आप। तो इसकी जो L वैल्यू होती है वो 80 कैलोरी पर ग्राम होती है।
इसका जो L का यूनिट होगा वो कैलोरी पर ग्राम होगा, यहाँ से चेक कर सकते हो। और अगर वाटर स्ट्रीम की बात चल रही है तो उसको भी आप याद रख सकते हो। ये नंबर है, आपको याद रखना होता है, हालांकि वो एग्जाम में दे देगा, बट सिंस आपको बार बार यूज करना है तो याद भी रख सकते हो। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है क्योंकि वेपराइजेशन होने वाला है। सो इसकी वैल्यू 540 कैलोरी पर ग्राम होती है। तो ये नंबर्स पता होंगे तो अपने को मास देगा तो हम बता सकते हैं कितना हीट का इन्वॉल्वमेंट आएगा। सो ये बेसिक है। आज हम लोग बेसिक ये समझ रहे हैं कि हीट क्या होता है, एनर्जी इन ट्रांजिशन, पहला पॉइंट समझा। दूसरा पॉइंट ये समझा कि हीट को देने से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, हीट को निकालने से बॉडी का टेम्परेचर कम होता है जब बॉडी सेम फेज पे रहती है। और दूसरा ये समझा कि जब बॉडी फेज चेंज कर रही होती है तो फिर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है। और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज को हमने लिस्ट किया है। ओके, सो दिस विल बी ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे और हीटिंग कर्व पढ़ेंगे, फिर आगे थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, फिर हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स की तरफ चलेंगे। ओके, आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट और कंसर्न हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी आर गोइंग टू वाइंड इट अप नाउ। Okay, so see you in the next lecture. Thank you, everyone.